नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब की अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। खबर की तह तक में जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, कांग्रेस सरकार का। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार ने अपने 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने उस दिन को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा हिमाचल प्रदेश में अब तेज हो चुकी है, और वो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं इस वक्त तेज हैं और कई नाम सामने आ रहे हैं, कई दावेदारों की बात हो रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विदेश जाने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विदेश जाने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, और इसीलिए सीएम सुक्खू ने मंत्रियों को शिमला बुलाया है। इसी बीच एक और नाम निकलकर सामने आया है, घुमारवीं से विधायक राजेश धर्मानी का, कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनके मंत्री बनने की संभावनाएं हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला प्रदीप ठाकुर शिमला से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें इस वक्त तेज हैं, क्या लगता है, क्या वाकई में जो मुख्यमंत्री 13 तारीख को विदेश जाने वाले उससे पहले मोहर लग सकती है मंत्रिमंडल विस्तार पर? और एक नाम और आया, हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कुछ और नामों पर, तो किस किस के नाम पर ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं? बिल्कुल, देखिए, इसमें आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि जैसा हमने पहले भी जानकारी दी कि आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज है, तो ये कंफर्म हो गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज ही हो रहा है और 2 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। और मैं प्रदीप, बस इससे पहले मैं एक ब्रेकिंग अपने दर्शकों को दे दूं, आपके जरिए जो मिली है कि आज ही हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज ही हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 2 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। जी प्रदीप। देखिए, 2 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। हालांकि राज्यपाल इस वक्त प्रदेश से बाहर है, दिल्ली में है, और कल तक का उनका दिल्ली रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिक्वेस्ट भेजी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो आपके लिए चॉपर भेजा जाएगा और आज आप शिमला आप लौट आए। तो संभावना ये है कि आज ये यहाँ पर दोपहर बाद शिमला राज्यपाल आ सकते हैं और उसके बाद वापस उन्हें दिल्ली जो है चॉपर के जरिए ही भेजा जाएगा। तो ऐसे में आज 2 मंत्रियों की शपथ होने वाली है। राजेश धर्मानी जो घुमारवीं से विधायक है, बिलासपुर से हैं और बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, केंद्रीय नेतृत्व के भी करीबी हैं, और ठाकुर सुखविंदर सिंह जो मुख्यमंत्री है उनके बहुत करीबी हैं। तो ऐसे में उनका मंत्री बनना तय है। शपथ आज हो जाएगी। समय जो है अभी आना है कि कितने बजे ग्रहण रखा जाना है। इसके साथ साथ यादविंदर गोमा ये एससी कोटे से आते हैं, कांगड़ा जिला के, ये जो कांगड़ा जिला से ताल्लुक रखते हैं, तो कांगड़ा को एक मंत्री पद यहाँ पर दिया जा रहा है। हालांकि कुल मिलाकर 3 यहाँ पर मंत्रियों के पद खाली है, लेकिन एक पद जो है अभी नहीं भरा जाएगा और जानकारी है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद भरा जा सकता है, ताकि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार का असंतोष ना हो और जो नेता जो विधायक मंत्री बनने की चाह रखते हैं उनके भीतर किसी प्रकार का मनमुटाव इस तरह का ना सामने आए। तो इसलिए एक पद जो है खाली रखा जा सकता है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री का विदेश जाने का दौरा है, इन्वेस्टर्स के साथ बैठकें उनकी होनी है, दुबई जाने का कार्यक्रम है, तो उससे पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। इनके साथ साथ जो मंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री के जो सहयोगी हैं, उन सभी को भी शिमला बुला लिया गया है और उनको भी जब सब ग्रहण होगा तो उस दौरान रहेंगे, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि काफी गोपनीय रखा गया इस पूरे कार्यक्रम को और सादे तरीके से ये सब ग्रहण समारोह होना है। तो ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि समय कितने बजे का होगा। लगता है कि 2:30 बजे भी हो सकता है, या 4 बजे के आसपास का समय भी शब्द ग्रहण के लिए हो सकता है। प्रदीप, एक बार मैं और आपसे जानना चाहूंगा, 2 नाम जिनका आपने जिक्र किया वो कौन कौन से नाम है और उनकी खासियत क्या है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, राजेश धर्मानी की बात करें तो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और पूर्व में भी, हालांकि इनकी जो पूर्व में मध्य सरकार में भी इनको एक बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पद नहीं लिया था। इनका पहले से ही मंत्री पद को लेकर दावा रहा है। इस बार भी पहले चर्चा यही आई थी कि जब 6 सीपीएस बनाए जा रहे थे तो इनको नाम भी चर्चा में आया था, लेकिन उन्होंने साफ मना किया था कि मैं सीपीएस नहीं बनूंगा। और ये जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके करीबियों में इनको गिना जाता है। राष्ट्रीय सचिव भी कांग्रेस पार्टी के ये रहे हैं। तो ऐसे में काफी मजबूत दावा इनका बनता है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बिल्कुल खास
करीबियों में इनको गिना जाता है। ठीक। तो ऐसे में इनका मंत्री बनना और सीनियर कांग्रेस होने की वजह से इनका दावा काफी मजबूत चल रहा था। तो ऐसे में अब इनके नाम को लेकर कोई संशय अब नहीं है, ये मंत्री बन जाएंगे। और इसके साथ साथ जो यादविंदर गुमा है, ये कांगड़ा जिला के से ताल्लुक रखते हैं और इनकी जो ये सबसे कम उम्र में, जब ये विधायक बनकर आए थे तो कम उम्र में विधायक बनकर चुनकर आए थे। और इसके अलावा जो इनके के लिए जो 80 कोटे से ये ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो चाह रहे थे कि ये जो 3 मंत्री पद यहाँ पर खाली है पद, इसमें एससी कोटे को जगह मिलनी चाहिए। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि एक ब्राह्मण कोटे का मंत्री, एक एससी कोटे से धर्मानी और राजेश धर्मानी आज शपथ ले रहे हैं, और उनके साथ में एक और जो चेहरे हैं वो कौन से हैं शपथ ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दूसरे जो चेहरे हैं वो यादविंदर गोमा हैं, ये कांगड़ा जिले से ताल्लुक रखते हैं। तो ये मंत्री पद दूसरे मंत्री हैं जो आज शपथ लेंगे। जी अच्छा, इसके बाद जो सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और भी तमाम चीजों को लेकर, तो क्या लगता है आपको कि हिमाचल में जो कामकाज का है सरकार का तरीका, वो अब कितना और प्रभावी होने वाला है, और विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको किस तरह से जवाब मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की तरफ से एक बात बार बार कही जा रही थी कि जो कांगड़ा जिला है उसको एक ही मंत्री मिला है, जब सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा कांग्रेस के एमएलए वहां से जीत कर आए हैं। हाँ। तो उनको वहां पर मंत्रिमंडल में ज्यादा स्थान मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी तक केवल एक ही मंत्री है और एक जो आरएस पाली है उनको कैबिनेट रैंक किया गया है। लेकिन मंत्री जो है, फुल फ्लैश मंत्री जो होने चाहिए थे, वो यहाँ पर कम है। तो अब तो कहीं ना कहीं यादविंदर गोमा को मंत्री बनाकर उस जिले को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और दूसरी के साथ साथ जो पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जब इसमें कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जो विस्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा मतभेद हो गया है और कोई मंत्री बनना चाहता है। तो लेकिन 3 मंत्रियों के जो ये पद खाली थे उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व की भी मंत्री जरूरी थी। और अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में जो क्षेत्र है, जैसे कांगड़ा की बात कीजिए, बिलासपुर की बात करें, तो इन जिलों को साधने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, आज हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 2 नए मंत्री, 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले, और उसमें एक नाम है राजेश धर्मानी का और दूसरा नाम है यादविंदर गोमा का। दूसरा नाम है यादविंदर गोमा का। उनके सब शपथ लेने की बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं। विधायक राजेश धर्मानी और यादविंदर गोमा वो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल में आज शामिल होंगे। कांगड़ा जिले से आते हैं यादविंदर गोमा। तो आज दोनों ही नेताओं को, दोनों ही विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर, सीएम ने सभी मंत्रियों को शिमला बुलाया है। आज शिमला में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगे। उनके हलकों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, कामकाज होते हैं, जो भी समस्याएं होती है, उस पर चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल कार्यालय में बैठक होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा समेत कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, खबर की तह तक में जाने के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, जो बैठक मुख्यमंत्री की आज होने वाली है, ये हर मंगलवार को बैठक वो करते हैं, कितनी खास ये बैठक रहती है और इस बैठक का क्या प्रभाव लग रहा है विधानसभा हलकों में विधायकों के लिए, कितना उनके लिए मदद हो जाती है इस तरह की बैठकों से? देखिए नासिर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर सप्ताह रूटीन में बीजेपी विधायकों के साथ एक बैठक करते हैं। ये रूटीन की बैठकें रहती हैं। इन बैठकों के जरिए मुख्यमंत्री धरातल पर किस किस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं, किस तरीके से योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही है, वो पूरा का पूरा फीडबैक ले रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री आज शाम बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बीजेपी विधायक दल कार्यालय में बैठक होगी। इसमें बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायकों के हलकों से संबंधित कामकाज पर चर्चा होती है। और जो आज बैठक हो रही है, इस बैठक में क्योंकि
क्योंकि प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्राएं चल रही है। बीजेपी के तमाम विधायक, नेता, सांसद, अधिकारी इन यात्राओं में लगे हुए हैं। तो विधायकों के हलकों में विकसित भारत संकल्प यात्राएं किस तरीके से चल रही है, इन यात्राओं को लेकर जनता का क्या रुझान आ रहा है, किस तरीके का फीडबैक आ रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री विधायकों से खास तौर से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि तमाम विधायकों की, सांसदों की विकसित भारत संकल्प यात्राओं में ड्यूटियां लगाई गई। तमाम विधायक अपने अपने इलाकों में इन यात्राओं में लगे हुए। इन यात्राओं के जरिए जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच जा रही हैं, वहीं हरियाणा सरकार की क्या क्या उपलब्धियां है वो भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिन जिन लोगों को सरकार संबंधित कुछ भी विषय होते हैं, चाहे परिवार पहचान पत्रों, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो भी इस तरीके के विषय होते हैं, उन यात्राओं में जो अधिकारियों का जो लाभ लश्कर होता है, वो मौके पर जो लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं को आने वाले दिनों में दूर किया जा सके। तो ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्राओं का किस तरीके का रुझान आ रहा है, कैसे यात्राएं चल रही है, कितनी भीड़ इन यात्राओं में इकट्ठा हो रही है, लोग कितना इंटरेस्ट इन यात्राओं में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विधायकों से उन यात्राओं को लेकर भी फीडबैक लेंगे। और जो हलकों से संबंधित जो विधायकों के जो डिमांड्स होते हैं, उनके हलकों में जो काम होते हैं, राजनीतिक किस तरीके का फीडबैक है, वो हर तरह का फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे। क्योंकि 15 तारीख से ना सिर्फ हरियाणा का जो विधानसभा सत्र है वो शुरू हो रहा है, उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है। तो उससे पहले जो आज मुख्यमंत्री के विधायकों के साथ बैठक रहने, जिसमें विधायकों के हलकों के चाहे कामकाज हो, चाहे विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उन सभी को लेकर मुख्यमंत्री विधायकों से बातचीत करेंगे। और बिल्कुल, और इसी दौरान आपने शीतकालीन सत्र का जिक्र किया, तो एक और अहम खबर, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। शीतकालीन सत्र से पहले आज सुरक्षा संबंधित बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता दोपहर 3 बजे ये बैठक लेंगे, और इस बैठक में कौन कौन लोग होंगे, किस तरह की बैठक होगी, किन किन बातों का इसमें जिक्र किया जाएगा, किन किन बातों पर चर्चा होगी, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल, जो शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सुरक्षा से संबंधित बैठक लेने वाले हैं, ये कितनी अहम है? और मुझे याद है कि जब हरियाणा विधानसभा में किसान आंदोलन के दौरान के आसपास की बात है, जब कुछ चर्चाएं चली थी कि सुरक्षा में चूक हुई थी, तो उसके बाद से और ज्यादा बहुत ज्यादा मुस्तैदी दिखाई जाती है इस मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जब भी हरियाणा विधानसभा का सत्र हो या पंजाब विधानसभा का सत्र हो, तो विधानसभा के आसपास काफी कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। 15 तारीख से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र को लेकर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक का स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता करने वाले हैं। 3 बजे सुरक्षा संबंधी बैठक होगी। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल मौजूद रहेंगे, हरियाणा के गृह सचिव, डीजीपी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी हरियाणा के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं चंडीगढ़ की तरफ से चंडीगढ़ के डीसी या एसएसपी वो इस बैठक में रह सकते हैं। वहीं पंजाब के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सुरक्षा संबंधी फीडबैक यहां पर लेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 तारीख से शुरू होगा, 15 तारीख से शुरू हो रहे सत्र को लेकर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, विधानसभा परिसर के बाहर किस तरीके के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा से बाहर अगर आप जो हाईकोर्ट का ये गोल चक्कर है इसके पास आएंगे, यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कितने लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, तो इन तमाम तरह की जो एक तैयारियां होती है सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर, उनकी जो समीक्षा है आज स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता करने वाले हैं। जी अनिल, और इसी बीच एक और खबर है, उस पर भी आपसे बात करेंगे, और वो है एचपीएससी मेंबर की शपथ लेंगे आज डॉक्टर सोनिया खुल्लर त्रिखा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, राज्यपाल उनको शपथ दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद है। ज्यादा बातचीत के लिए, इस खबर की तह तक जाने के लिए अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, डॉक्टर सोनिया खुल्लर त्रिखा कौन है, और उनकी जो नियुक्ति अब हो रही है सदस्य के तौर पर एचपीएससी में, ये कितनी अहम है? देखिए, अपने आप में ही एक बड़ी राजनीतिक नियुक्ति कह सकते हैं, अपने आप में ही एक बड़ी जो राजनीतिक पोस्ट है एचपीएससी के मेंबर की, एक बड़ी राजनीतिक पोस्ट होती है। और यहाँ पर जो डॉक्टर सोनिया खुल्लर है, खुल्लर साहब की धर्मपत्नी है, उनको यहाँ पर ये नियुक्ति दी जा रही है। डॉक्टर अगर बात करें हम सोनिया खुल्लर की बात करें, वो हेल्थ महकमे में थी। हेल्थ महकमे में उनके पास डीजी का एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो एक विवाद हरियाणा सरकार में देखने को मिल रहा था, जो एक विवाद हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का हो रखा था, उस विवाद
के बाद इस तरीके से जो नियुक्ति डॉक्टर सोनिया खुल्लर की हुई है, तो एक बड़ी एडजस्टमेंट हम कह सकते हैं। राजेश खुल्लर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव है, मुख्यमंत्री के वो प्रधान सचिव भी लंबे समय तक रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी को 6 साल के लिए एचपीएससी सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। आज शपथ ग्रहण समारोह होना है नासिर, जो हरियाणा राजभवन में 12 बजे होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय डॉक्टर सोनिया खुल्लर को शपथ दिलाएंगे। इस दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। वहीं जो एक काफी प्रशासनिक अधिकारी वहां पे मौजूद रहेंगे, और क्योंकि एचपीएससी की जो चाहे मेंबर हो चाहे चेयरमैन हो, काफ़ी अहम नियुक्तियां मानी जाती है, क्योंकि हरियाणा में जितनी भी बड़ी पोस्टें होती है, एचसीएस की पोस्ट है या जो दूसरी बड़ी पोस्ट होती है, वो एचपीएससी के जरिए भरी जाती है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुरू से कहते रहे हैं कि हरियाणा में जो नौकरियां हैं वो पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर दी जाती है। उसमें एसएससी और एचपीएससी का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर सरकारी नौकरियाँ एसएससी और एचपीएससी के जरिए होते हैं। तो एचपीएससी में डॉक्टर सोनिया खुल्लर की नियुक्ति एक बड़ी नियुक्ति है, एक बड़ी राजनीतिक नियुक्ति है, और एक बड़ा इनाम हम राजेश खुल्लर के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कह सकते हैं। अच्छा, एक और मैं इसमें आपसे संक्षेप में बात करना चाहूंगा कि राजनीतिक नियुक्ति है और एक बड़ा फैसला है जो इस विवाद का जिक्र किया, फाइलें रुक रही थी, बहुत सारी चीजें इस वक्त नजर आई। तो ये हरियाणा की राजनीति पर किसी तरह का प्रभाव डालेगा? क्या विपक्ष की तरफ से इस तरह के मुद्दों को भी लेकर सरकारों को घेरा जाता है? देखिए, डॉक्टर सोनिया खुल्लर की बात करें, ना सिर्फ वो डीजी थे स्वास्थ्य विभाग में, उनकी अभी सर्विस काफ़ी बची हुई थी। उससे पहले उनकी तरफ से 2 दिन पहले वीआरएस लिया गया, उनका वीआरएस मंजूर किया गया। और जो नियुक्ति हुई है, एक आम नियुक्ति हम नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर सोनिया खुल्लर पहले ही हेल्थ डिपार्टमेंट में एक बड़ी पोस्ट पर थी। और लेकिन जो विवाद पिछले काफ़ी दिनों से हुआ, जिस विवाद के तहत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से काफ़ी दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की फाइलें नहीं निकाली गई, वो एक विवाद कहीं ना कहीं चल रहा था अनिल विज का सीएमओ के साथ। उसी विवाद के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है कि जो डॉक्टर सोनिया खुल्लर को वहां से हटाया जाता है। लेकिन वहां से हटाने के साथ साथ यहाँ पर एक इनाम भी कह सकते हैं, और विपक्ष इसको मुद्दा जरूर बनाएगा, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता कह चुके थे कि हरियाणा में जो स्वास्थ्य महकमा है वहां पर 2-2 महीने से फाइलें नहीं निकल रही, एक भी फाइल पर मंत्री की साइन नहीं हो रही। हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है ना सिर्फ 15 तारीख से, उस शीतकालीन सत्र में विपक्ष की तरफ से मुद्दा जरूर उठाया जाएगा कि जो स्वास्थ्य विभाग में पिछले दिनों जो भी चीजें हुई, जो भी विवाद हुए, जिन विवादों की वजह से विपक्ष का मानना है कि एक आम आदमी को, जनता को काफी नुकसान, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो विवाद क्यों हुआ। तो ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को सदन में भी उठा सकता है। बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो डॉक्टर सोनिया खुल्लर शपथ लेंगे एचपीएससी के सदस्य के तौर पर। अब एक और अहम खबर, और वो है उत्तराखंड से विधानसभा में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए यह सम्मान समारोह रखा गया है, और इसमें उन तमाम लोगों को, अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने इसमें जिम्मेदारी निभाई है, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। एमडीडीए और एचआरडीए के अधिकारियों का सम्मान होगा। शाम 4 बजे विधानसभा में यह कार्यक्रम होगा। एमडीडीए और एचआरडीए के अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। विधानसभा में, विधानसभा परिसर में यह कार्यक्रम किया जाएगा उत्तराखंड में। नासिर हुसैन ज्यादा जानकारी के लिए और खबर की तह तक जाने के लिए हमारे साथ हैं। नासिर, ये जो कार्यक्रम रखा गया है, सम्मान समारोह, इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए, आयोजन को सफल बनाने के लिए, क्यों खास है, और अधिकारियों के अलावा कोई और भी लोग होंगे, और किस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है? देखिए नासिर, क्योंकि राज्य में जो इन्वेस्टर समिट थी वो सफल हो गई है, और जो कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि 6 महीने से लगातार इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, और इसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में लगे हुए थे, और काफी मेहनत के बाद आखिरकार जो कार्यक्रम है वो सफल हुआ है। तो इसके बाद अब इस सफलता के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है और जिन जिन लोगों की मदद से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, उनको अब सम्मानित किया जा रहा है। हाल ही में इतवार के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम उन लोगों को भोज में आमंत्रित किया था जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, यानी इन्वेस्टर समिट में जिन्होंने मेहनत की थी, और उन लोगों के साथ उन्होंने रात को डिनर किया, और तमाम जो कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद भी दिया कि उनके वजह से ही कार्यक्रम सफल हुआ है। और अब जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी आज तमाम उन कर्मचारियों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिनकी वजह से कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल रहा है।
क्योंकि बहुत अहम रोल इसमें एमपीडी का रहा है, क्योंकि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के तमाम कर्मचारी जो देहरादून और मसूरी में जो साज सज्जा के काम में लगे हुए थे, साथ ही साथ देहरादून को पूरी तरीके से जाया गया था और साथ सड़कों का काम था, स्मार्ट सिटी का काम था, उसको समय से पहले पूरा कर लिया गया था। तो इस वजह से आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उन तमाम लोगों को सम्मानित करने वाले हैं और उनका धन्यवाद करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी समिट का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें काफी मेहनत तमाम अधिकारियों की लगी है और उनकी मेहनत के कारण ही जिस उम्मीद से ज्यादा अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है। सरकार को उम्मीद थी कि 2.5 लाख करोड़ के टारगेट्स जो उन्होंने रखे थे वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा टारगेट्स पूरे हुए और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए और साथ ही साथ जिस तरह का कार्यक्रम चाहती थी सरकार उससे भी अच्छा कार्यक्रम ये आयोजित हुआ है और इस वजह से अब हम अधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है। इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लेकिन एक और खबर पर आपसे बात करेंगे और वो बात होगी उत्तराखंड के मौसम को लेकर, उसकी तह तक में भी जाएंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है मैदानी इलाकों के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए, अलग अलग तरह से उत्तराखंड के मौसम को लेकर तरह तरह की अभी बातें आती रहती हैं। बर्फबारी के आसार हैं। नासिर, जो बर्फबारी उत्तराखंड में शुरू हो जाती है वो कब से शुरू हो जाती है और इस बार क्या माहौल रहने वाला है मौसम के लिहाज से, जिस तरह के मौसम विभाग की तरफ से इशारे किए गए हैं? देखिए जल्द ही, क्योंकि अभी तक जो मौसम का मिजाज था उत्तराखंड में उतना ठंडा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है और ये कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। यानी कई इलाकों में बारिश होने वाली है और कई इलाकों में बर्फबारी। जो 2500 मीटर से ऊपर के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों सहित कई ऐसे पर्वतीय जनपद है जहां पर अब हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि जो पूर्वानुमान जताया गया है वैसा आज तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आज देर शाम तक या कल तक मौसम में बदलाव हो सकता है और मौसम में ठंडक पैदा होगी। हालांकि थोड़ा बहुत रात के समय ठंडक बढ़ रही है, लेकिन अब जब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया तो लग रहा है कि अब ठंडक बढ़ेगी, क्योंकि अगर बारिश होती है मैदानी इलाकों में या पर्वतीय जनपदों में बारिश होती है, इसके अलावा जो 2500 मीटर से ऊपर के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होती है तो मौसम में ठंडक पैदा होगी, जिसकी वजह से ठंड बढ़ सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। अब दिसंबर का महीना और आज 12 तारीख हो चुकी है, अभी तक उतनी ठंड नजर नहीं आ रही थी उत्तराखंड में, लेकिन अब जैसे जैसे दिसंबर का महीना जा रहा है, जनवरी का महीना आने को है, तो ऐसे में ठंडक और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी के बाद जो ठंड मौसम में बढ़ती है उससे कहीं ना कहीं जो मौसम है वो बदलता है और उम्मीद ये लगाई जाती है कि 15 दिसंबर के बाद जो मौसम है वो ज्यादा ठंडा हो जाता है और बारिश होने के बाद ही मौसम में ज्यादा ठंडक पैदा होती है। शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। उत्तराखंड का मौसम बदल रहा है तेजी से, 15 दिसंबर के बाद और ज्यादा ठंड हो जाएगी और बर्फबारी हो सकती है और उस बर्फबारी की वजह से माहौल और ज्यादा ठंडा हो सकता है। लेकिन उत्तर भारत में किसान एक बार फिर से दोबारा आंदोलन करने की तैयारी में और इस लिहाज से सियासत का माहौल गर्म हो सकता है। उत्तर भारत के 18 किसान मजदूर संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच किसान भवन चंडीगढ़ में एक बैठक हुई और इस दौरान किसान नेताओं ने पंजाब में 2 बड़े प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने कहा है कि केंद्र सरकार से किसानों और मजदूरों की सही मांगे मनवाने के लिए बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। हरसिमरत पॉल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता। हरसिमरत, ये जो 2 बड़े प्रदर्शन करने का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है, किस तरह से किया गया है, किस तरह की रूपरेखा बनाई गई है, कहां कहां पर ये प्रदर्शन किए जाएंगे, कौन कौन सी वो मांगे हैं जिसको लेकर इस प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि अपनी मांगे मनवाने के लिए पिछले कई समय से किसान जो हैं वो काफ़ी सरगर्म हैं। हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों जो किसान थे वो चंडीगढ़ बॉर्डर तक भी पहुंचे थे, तब भी उन्होंने केंद्र तक अपनी मांगे पहुंचानी थी और उसके बाद लगातार 3 दिन उन्होंने यहाँ पर धरना भी दिया और फिर प्रशासन के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद मांगे कुछ उनकी मांगी गई थी और उसके बाद ये भी डिसाइड हुआ था कि केंद्र तक मांगे जो है वो भेजी जाएंगी। पर एक बार फिर से किसान संगठन जो हैं वो सरगर्म नजर आ रहे हैं। शायद उनकी जो मांगे हैं
उनकी समय सीमा या तो पूरी हो गई है या फिर अभी कुछ और मांगे हैं जो उसमें वो चाहते हैं कि वो भी पूरी की जाएं। आपको बताएं कि एक बार फिर से किसान संगठनों ने बीते दिन चंडीगढ़ के किसान भवन में बैठक की है, जिसमें उत्तर भारत की तकरीबन 18 किसान जथेबंदियां शामिल हुई हैं। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भी शामिल रहा है। और आपको ये भी बताएं कि बताया गया है कि आने वाली जनवरी जो है वो एक बार फिर से सरकार के लिए भारी रहेगी, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि वो संघर्ष करेंगे। 2 जनवरी और 6 जनवरी का दर निर्धारित किया गया है। 2 जनवरी को माझा के अमृतसर के जंडियाला गुरु में और 6 जनवरी को मालवा के बरनाला में सैकड़ों किसान जो हैं वो इकट्ठे होंगे और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। आपको बताएं कि जो मेन मांगे हैं वो केंद्र से संबंधित है, जैसे कि एमएसपी की रकम लागू हो, इसके अलावा स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से फसलों के पैसे दिए जाएं, इसके अलावा लखीमपुर का जो कांड हुआ था उसके अंदर भी अभी तक आरोपी को प्रॉपर सजा नहीं मिली है, उसको लेकर के। इसके अलावा और भी कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। जी शुक्रिया हरसिमरत इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो किसान एक बार फिर से पंजाब में आंदोलन की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। वक्त वक्त पर किसानों के आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिलते रहते हैं। खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।